लगभग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार अजय भारती जी हैं, जो कि फॉर्मल एमएलसी हैं और स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी जेकेयूटी के। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज जी। नमस्कार आपके दर्शकों को भी, आपको भी रोहित जी, और धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। अजय जी, सबसे पहली बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो रिस्पॉन्स रहा कश्मीर पीड़ितों का, जब पहली फेज की इलेक्शन जो थी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे हमने एक रिपोर्ट दिखाई उदयवाला से, और आपने देखा कि यूथ भी आया, यूथ ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई और सबका एक ही नारा था कि हम वोट डाल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हम वोट डाल रहे हैं बेरोजगारी के लिए, हम वोट डाल रहे हैं कश्मीर वापसी के लिए। क्या कहेंगे इस पे आप? रोहित जी, मैं समाज को, खासकर उन वोटरों को जो घरों से निकलकर वोट डालने आए, वोटिंग स्टेशन पर आकर एक बड़ी अच्छी मात्रा में, एक सेटिस्फैक्टरी मात्रा में आकर वोट डाला। हम समझते हैं कि जो हमारा विस्थापित समाज है, इनको जब वो वोट डालते हैं, जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर होता है, उसमें और इसमें बहुत अंतर है जी। हमारे लिए हमारा कैंडिडेट हमारे सामने नहीं होता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हम उससे दूर है। इस सब के बाद भी समाज निकलता है, हमारे कहने से निकलता है या अपनी मर्जी से निकलता है या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने से निकलता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में देकर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ और बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दोनों फेजेस में इसी प्रकार से हम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बल्कि और इम्प्रूव करेंगे अपने इस वोटिंग परसेंटेज को। लेकिन इसमें ये भी हम ध्यान में रखते हैं, और समाज को मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जानते हैं कि ये हम किसी और के नहीं, अपने लिए और अपनी भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य भी है। इस सब के बाद मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा उनको और बधाई दूंगा कि आप लोग घरों से निकले और वोट डालें। अजय जी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे, जब कुछ लोगों से, बुजुर्ग लोगों से हमने बात की, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आप हमें वापस कब ले जा रहे हैं, वापसी, हमें वापस जाना है। मतलब उसी एक आश के साथ वो वोट डालने आए थे। बहुत भावुक हुए थे वो सब। कहते कि हम चाहते हैं कि हमारे आखिरी दिन जो है वो हमारे कश्मीर में ही हो, हम वहाँ जाएं और कुछ समय अपने कश्मीर में बिताएं वापसी के तौर पे। तो क्या लगता है आपको कि ये वापसी कब तक होने की मुमकिन है? देखिए रोज जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वापसी होगी निश्चित। मतलब उसमें कोई डाउट, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही हमको एक समझना चाहिए कि टाइम फ्रेम जब हम बोलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अभी, कल, परसों, 2024 में या 25 में। हम मानते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, मानना है कि जब हमारा निष्कासन जो हुआ, जो हमारा वहाँ से फोर्स्ड एक्सोडस हुआ, वो एक प्रोसेस की एक कल्मिनेशन थी। 1947 से ही हमारे साथ इतना अन्याय किया गया था, हमको डेमोनाइज किया गया था, हमको फिर मार्जिनलाइज करके एक्सक्लूड किया गया था, फिर टारगेटिंग किलिंग हुई और इस तरह से हमको बाहर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए या किसी को दिखाने के लिए या ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए वापसी की बात नहीं करते हैं। हम पूरे देश में भी, विशेषकर कश्मीर में भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। जब अब की बार विस्थापित समाज जो वापस जाएगा, खासकर रिलीजियस माइनॉरिटीज जब वापस जाएंगे, इनका कभी दोबारा निष्कासन ना हो, इस गारंटी के साथ होगा। इसलिए उस प्रोसेस तो वैसे 2014 में ही शुरू हुई थी। उस प्रोसेस के जितने भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, ये सारा जो ही यहाँ पर सरकार बनती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर रोल रहता है, तो हम निश्चित रूप से ये मानते हैं उस प्रोसेस को एकदम गति मिलेगी, वो तेज होगी। और जो एक्चुअल पॉलिसी वहाँ पर हम कैसे रहेंगे, क्योंकि समाज का सही मायने में और जस्टिफाइड है कि मानना है कि हम पुराने तरह से जो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, वो संभव नहीं है, खासकर टाइम बीइंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए हम वापसी का जो मॉड्यूल है, जो कैसे वहाँ पर एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस कैसे होगी, इसको समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठकर उसकी डिटेल्स पर जाएंगे। लेकिन
उस जो भी स्टेप्स जो भी बनेगा उसके लिए जो बाकी के आवश्यक स्टेप्स है, जैसे हमारी एनक्रोच्ड लैंड, जैसे हमारे जो सिविलाइजेशनल सिंबल्स हैं, हमारे मठ मंदिर धर्मशालाएं या हमारे आश्रम, हमारे श्राइन्स, इन सब के रख रखाव, इनका जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, ये सारी चीज़ें, या हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर जिसमें जैसे शारदा यूनिवर्सिटी की बात हुई, शारदा स्क्रिप्ट की बात हुई, इन सार पर काम उसको तो मतलब पहले ही करना होगा, पहले से ही शुरू होगा, और जो ही ये एक राइट वो बनेगा उसके लिए भी जो आवश्यक कदम होंगे निश्चित रूप से आने वाली सरकार में उसको उठाया जाए। अजय जी, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं एनसी के लिए कि उनका मैनिफेस्टो और पीडीपी का मैनिफेस्टो बहुत प्रभावित हुए हैं उस चीज़ से, वो भी उससे सहमत है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ है वहाँ के, उन्होंने क्लियरली कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पाकिस्तान इस मामले में एक ही पेज पर है। हमारा स्पष्ट मानना है, उन कल से ही उसमें और पहले से ही हम जानते हैं कि ये आज की बात नहीं है, ये लगातार एक ही पेज पर थे। ये चाहे जब देश का विभाजन हुआ तब अगर आप देखेंगे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सरकार में थी और पाकिस्तान ने मिलकर ही जो जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा है, जो फौज बढ़ती हुई फौजों जो विजयी हो रही थी फौजें, उनको रोका गया। 1965 में हमने एक दमखम के साथ कुछ इलाका जीत लिया जम्मू कश्मीर के साथ में। वो व्यक्ति कांग्रेस के कारण नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके कारण, उनके असर्शन के कारण जब हम जो है पहले तो उनके साथ जो हुआ वो हम जानते हैं कि उनको जिंदा ही नहीं रहने दिया गया। लेकिन 1971 में जो कांग्रेस पार्टी और ये सारे आज अपने आप को बड़ा बहादुर साबित करने के लिए तुले हुए हैं, उन्होंने वो एरिया सरेंडर कर दिए वापस। यानी पाकिस्तान हार चुका था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इसके बगैर कि हम पूरा जम्मू कश्मीर का बाकी का हिस्सा वापस ले ले, हमने जो जीता हुआ इलाका था, हमारे जो फौजियों ने अपनी कुर्बानियां देकर जो इलाका जीता था उसको भी छोड़ा। इसी तरह से आप किसी भी जगह पर देखेंगे, और अभी अभी जब हम देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, वो जब यूएस जाते हैं तो वहां किन ताकतों से मिल, 2 नाम विशेष करा था, इल्हान उमर जैसा जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती है, एक पाकिस्तान के बांग्लादेश का एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो आईएसआई के पेरोल पर माना जाता है, एंटी इंडिया, रैबिड एंटी इंडिया ऐसा अंसारी साहब है, उनके साथ मिलकर, लेकिन जो भारत का जर्नलिस्ट होता है रोहित शर्मा, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। इसी प्रकार से जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखते हैं और कांग्रेस की चुप्पी देखते हैं, तो ये तीनों एक ही पेज पर है। और कांग्रेस मैनिफेस्टो की अगर आप देखेंगे एक बार, उसमें टेररिज्म के खिलाफ कुछ लिखा नहीं है। 29वें लास्ट पेज में एक फुटनोट जैसा लिखा है कि हाँ, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन लोगों के साथ हैरेसमेंट नहीं होगी। यानी टेररिज्म उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि जो दोष उन पर लग रहा है कि वो टेररिज्म और इस सब को रिवाइव करने वाले हैं। इसलिए जो ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट किया, वो बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो एक नेता मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे, वहां पर टीवी पर उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी मोदी साहब को हराने के लिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता है, उन्होंने मुंबई हमले को हिंदू टेरर करने की कोशिश करी। इसी प्रकार से क्या क्या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सिर्फ वही बात की जो सच है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना है, यहाँ की राष्ट्रनिष्ठ शक्तियों को सोचना है कि कांग्रेस को वोट देना माने पाकिस्तान को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना माने टेररिज्म को फिर बढ़ावा देना, कांग्रेस को वोट देना माने जम्मू कश्मीर को फिर एक बार डेथ और डिस्ट्रक्शन के साइकिल में धकेलना। इसलिए लोगों पर निर्भर करता है कि वो कैसे व्यवहार करते हैं। 25 को भी और एक तो सेकंड और थर्ड फेज में भी हमारा निवेदन रहेगा उनको कि चाहे आप कुछ भी करिए, दोबारा जम्मू कश्मीर में डेथ और डिस्ट्रक्शन को इनवाइट मत करिए, उसका आमंत्रण मत दीजिए। जी अजय जी, कहा जाता है कि मोदी जी जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। आज एक और चीज सामने आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्या उसके बाद कुछ और मिशन है जो पूरा करना है?
देखिए, पहले तो ये एक बात भी लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर 1900 लगभग 67 तक से, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 1970 मतलब 67 67 69 तक शायद वन नेशन वन इलेक्शन ही हो रहा था। तब तक भी डेमोक्रेसी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कांग्रेस को प्रॉब्लम लग रही है उसमें, इसलिए वो अपोजिशन करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने, बाकी सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबने रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि इसके कारण दो चीजें हो रही। एक तो बहुत बड़ा जो खर्चा होता है वो बच जाता है, दूसरा जो टाइम का नष्ट होना वो बच जाता है, इसलिए इसको करना ही होगा। आज नहीं तो कल इस पर कैबिनेट ने तो उसको स्वीकृति दी है, अब बाकी कैसे होगा ये। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जो असल में आपका प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र माने यहाँ के हर विकसित राष्ट्र कोई ऐसा अनोखा सपना नहीं है वो, बल्कि इतना एक ये बात है कि यहाँ हम जो हमारा अपना पोटेंशियल है, अपने दम पर भारत की जनता को पूरी सुख सुविधाओं के साथ उनके जीवन व्यापन, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको कोई छेड़े नहीं, उसको नुकसान ना पहुंचे, उसको दोबारा से पनपाए। जो हमारे बेसिक क्या प्रिंसिपल है, वसुदैव कुटुंबकम, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ते, इस प्रकार के जो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार जो विश्व कल्याण की, जो मानव मात्र के कल्याण की जो हमारी कल्पना है, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भारत का सशक्त होना बहुत आवश्यकता है। एक सशक्त भारत को, विकसित भारत को बनाते हुए पूरी मानवता के कष्टों को दूर करना, ये सपना है आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। और जब तक ये पूरा होगा तब तक जो भी काम करने होंगे वो हम सबको मिलकर करने हैं, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। जी अजय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो क्या आप एनसी, पीडीपी या एआईपी, इंजीनियर रशीद या कोई अन्य पार्टी के साथ जाएंगे सरकार बनाने के लिए? देखिए, राजनीति में जो होगा आगे उस पर हम इसलिए नहीं बोल सकते। देखो, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हमारे कार्यकर्ता के उस विश्वास पर विश्वास कर रहे हैं जो कहता है कि नहीं, हम बहुमत ला कर दे देंगे। कार्डर बेस्ड पार्टी है, नेतृत्व सक्षम है, नेतृत्व कुशल है, नेतृत्व का अपना एक विजन है, और जिस प्रकार से रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने बलबूते पर सरकार बना लेंगे। अजय जी, हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा एक कंट्रोवर्शियल और बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीट मानी जाती है शुरू से ही। क्या लगता है आपको, इस बार आपका पलड़ा कितना भारी है वहां? इसमें भी हम समाज के सामने एक बात रखना चाहते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, कितनी मीठी मीठी बातें करके समाज के बारे में क्या क्या आजकल प्रलोभन देने की बात करते हैं। अगर वो एक पैसे के भी ईमानदारी उनमें होती तो वो हबगदल कॉन्स्टिट्यूंसी को समाज को हवाले कर देते, बोलते कि भैया आप अपना तय कर लो, हमारी तरफ से जो आप कैंडिडेट दोगे हम उसको अपना लेते। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट दिया है और हम लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट देते रहे, चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार भी हमने बहुत ही मेहनत करी है, यहाँ पर भी मेहनत करी है, उस हबकदल की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो टेरिटोरियल एरियाज है उसमें भी मेहनत कर रहे हैं। हमें आशा है, लेकिन ये निर्भर करता है समाज पर। देखिए, समाज अगर खुलकर वोटिंग करने के लिए निकलेगा, बाकी जगह मान लो थोड़ा आनाकानी भी करते, कम से कम हबकदल के जो वोटर्स हैं, मेरी करबद्ध उनसे निवेदन होगी कि निकलिए, अच्छी मात्रा में निकलिए, पूरी संख्या के साथ निकलिए। तो अगर आप तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट आएगी। इस अपील के साथ मैं उनसे फिर निवेदन करूँगा, 25 को निकलिए, वोट डालिए, वोट करिए, समाज के लिए वोट करिए, अपने लिए के लिए, अपने भविष्य के लिए। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, हब्बाकदल सीट को ही लेके संजय सराफ जी भी बड़े समय से वहां पे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ 3-4 और कैंडिडेट हैं जो कर रहे हैं, समाज से ही लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक ही कैंडिडेट होता तो ये जीत निश्चित थी?
देखिए, मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और 2 साल से समाज की जितनी भी मीटिंग्स में मेरे को बोलने का अवसर मिला, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को, समाज के प्रबुद्ध जनों को ये करना चाहिए था। अगर और मैंने उनको एश्योरेंस भी दी थी, बोला भी था कि अगर आप तय कर लेते हैं कि जी समाज की तरफ से हमारा ये ए बी सी कोई भी एक कैंडिडेट है, हम पार्टी को कन्विंस करेंगे जी, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। मैं एज पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को उस वक्त अपनी पार्टी का भी ध्यान में रहता है, तो मैं अपनी पार्टी को ही चाहता हूं कि वो सीट उसको मिले। लेकिन जो समाज में हमारे जो स्वयं को न्यूट्रल मानते हैं, जो समाज का जिनका हित है, अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव राइट टाइम पर लिया होता और सबको बिठाकर ये कहा होता कि जी इस बार हमारा ये कैंडिडेट रहना चाहिए, ऐसा करते हैं खासकर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है या कोई भी प्रकार की माइनॉरिटी होती है, जब उनको अपनी शक्ति वैसे ही सीमित होती है, खासकर नंबर्स की शक्ति जब सीमित होती है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से, अगर वो चाहें तो इसको ये कर सकते हैं। बीजेपी को ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन करेगा, क्यों नहीं किया अभी तक, अब आगे कर सकते हैं क्या, मुझे ये मालूम नहीं है। जब तक वो नहीं होता तब तक मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे दीजिए। उसका कारण है, एक, हमारे पास सबसे अधिक रिसोर्सेज होने के नाते कि पार्टी के नाते हमारा जो बाकी का सपोर्ट, अगर कोई किसी आपको करेंगे उस वोट का क्या कीमत रहेगी, अगर वो मान लो जीत कर भी आता है तो वो क्या संभव है कि उनके लिए कुछ डिलीवर करना। जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कैंडिडेट होता है उसके साथ अधिक ताकत होती है, उसकी पार्टी की ताकत होती है, फिर लीडरशिप की ताकत होती है। तो उसमें से मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप जिताइए, तो आप देखेंगे कि वो आप वापस आपको उससे ज्यादा, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं, सूद समेत उस प्यार को लौटा देंगे। ये मैं अपनी तरफ से भी गारंटी देता हूं, लेकिन समाज को इस पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। मैं अपने दर्शकों से विनती जरूर करूंगा कि 25 तारीख जो इलेक्शन है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हब्बागदल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो 6,500 वोटर्स हैं, उससे ज्यादा अधिक वोटर्स होंगे जो रजिस्टर नहीं है अभी, लेकिन जिनके एपिक नंबर है वो अपने अपने सेंटर्स में जाके वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट से आप किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और उनसे अपने काम करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। टीआरएन को प्यार देने के लिए, टीआरएन को सपोर्ट करने के लिए फिर से बने रहिए हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ। मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।